फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि हम भारतीयों का कलर होता है। उस तरह से वहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते थे जिनमें से कुछ लोग गोरे थे, कुछ काले थे, कुछ सांवले थे। दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। क्या था वहां कि जो लोग गोरे हैं उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती थी और जो काले हैं यानी अश्वेत हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। गोरे लोगों के लिए अलग अस्पताल और उसमें सुविधाएं भी अच्छी होती थी, और जबकि अश्वेत जो लोग थे उनके लिए अलग अस्पताल थे जिसमें उतनी सुविधाएं नहीं थी। साथ ही अगर देखें कि कहीं स्विमिंग पूल बना हुआ है तो वो भी अलग अलग था। उनके रहने की जगह अलग थे, पानी पीने की जगह अलग थे, यहाँ तक कि वाहन भी अलग थे। तो यह जो था वो बहुत ही गलत कह सकते हैं, क्योंकि किसी की चमड़ी यानी रंगत के आधार पर अगर भेदभाव किया जाए तो ये सही नहीं है। और क्योंकि भेदभाव हो रहा था तो लाजमी है कि इसका विरोध हुआ ही होगा। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, यानी जहां केवल काले लोग ही रहते थे। वहां पर एक बच्चा था जो कि करीब 15-16 साल का रहा होगा। उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। वहीं रहता था, यानी वो कहाँ रहता था? सोवेटो में रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, यानी उस शहर में और जो श्वेत लोग यानी गोरे लोग थे वे अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। और हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, यानी क्योंकि हेक्टर पीटरसन जो था वो काला था और इन लोगों पर जोर डाला जा रहा था कि अपनी भाषा को छोड़कर, जो कि इनकी अपनी भाषा क्या था? जूलू था, और इस जूलू भाषा को छोड़कर वे लोग भी यानी जो काले हैं वे भी अफ्रीकांस भाषा को सीख लें। देखिए, अब किसी को भी अपनी मातृभाषा में बोलने या फिर उसका उपयोग करने, उसे सीखने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। इसलिए हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था, यानी इस बात का विरोध कर रहा था कि हम अफ्रीकांस भाषा क्यों सीखें, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जूलू भाषा को सीखूं। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की एक घटना है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि वहां पर यह घटना कब हुई, तो 16 जून 1976 को हुआ था। उस बच्चे का नाम हेक्टर पीटरसन था जो कि सोवेटो में रहता था। और यह भी याद रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि पहले रंग भेद का कानून लागू हुआ था। इसी तरह लंबे संघर्ष के बाद अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। यही है नेल्सन मंडेला जी। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। कब बना? तो 1994 में। इसको नोट कर लीजिएगा। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा, यानी वहां पर समानता का अधिकार दिया गया। अब अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण। अब बात यहां तक आती है कि आखिर हम किस चीज को, किस लक्षण को, किन तत्वों को पहचान कर या पहचान करेंगे कि किसी राष्ट्र में लोकतांत्रिक सरकार है या नहीं है, वहां पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति है अथवा नहीं है। तो इसमें पहला आता है भागीदारी, यानी वहां के लोगों को भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र में, तभी हम कह सकते हैं कि वह सरकार जो है, वहां पर जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वह लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है, यानी किसी भी सरकार को 5 वर्ष की अवधि के लिए ही चुना जाता है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है।
सरकार का फिर से सत्ता में बने बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। यानी इसके लिए क्या करना होगा, सरकार को जनता के हितों का ध्यान रखना होगा, तभी अगली बार जनता उसे चुनेगी और वो फिर सरकार में बने रहेंगे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े नेता हाथ जोड़कर सबके दरवाजे पर घूमते हैं। तो इस समय में महसूस होता है लोगों को कि आखिर हमारे मतदान में, हमारे एक वोट में कितनी ताकत है। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगर सोचिए ऐसा नहीं हुआ होता, अगर यह होता कि एक बार चुने जाने के बाद वो काफी लंबे समय यानी 10-20 साल तक अगर शासन कर रहे होते तो यह बिल्कुल तानाशाही हो जाता। लेकिन इसकी फिक्स जो अवधि है कि 5 वर्ष तक ही वो कार्य कर सकते हैं एक बार के बाद, और दोबारा उन्हें फिर से वोट लेने के लिए आना है, और इसके लिए वो जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि क्या भागीदारी के कुछ अन्य तरीके भी हैं, या फिर केवल हम लोग वोट देकर या मतदान करके ही भागीदारी कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यानी सरकार में भागीदारी के अन्य तरीके भी हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा जगह जगह लोग सरकार से कुछ मांगे करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, और उसके अलावा कोई कानून जब उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उसका विरोध करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे देश में CAA और किसान बिल जब लाया गया था तो उसका किसानों ने बहुत ही मतलब अलग तरीके से और अपनी जिद के साथ काफी लंबे समय तक उसका विरोध किया था। आपने देखा होगा। यह भी क्या है, यह भागीदारी है। जरूरी नहीं है कि सरकार जो नियम ला रही है हम उसका समर्थन ही करें, उसकी आलोचना करना, उसकी कमियों को दिखाना भी भागीदारी ही है, और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यानी जहां सरकार की पहुंच नहीं है, जहां उसे बिल्कुल भी वो विकास कार्य नहीं कर रहा है, या फिर जिस पहलू को वो अनछुए है, तो वहां उसका ध्यान दिलाना भी, ध्यान आकर्षित करना भी भागीदारी का ही तरीका है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये सब क्या है, सरकार में भागीदारी के तरीके हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। आगे दिया गया है विवादों का समाधान। कई बार ऐसा होता है कि विवाद तभी उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कि जिनका आर्थिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अलग अलग है, तो वो लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। ऐसा तभी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। हालांकि यह तरीका सही नहीं है, गलत है, और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह विवादों का समाधान करे। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये कानून केवल लोग पालन करेंगे, इसे सरकार को भी पालन करना है। और विवादों का समाधान इन्हीं कानून के आधार पर होता है, खुद से नहीं करना होता है, बल्कि कानून के आधार पर ही करना होता है। देखिए, विवादों के कई कारण हो सकते हैं। कई विवाद धार्मिक विवाद होते हैं, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी जब अन्य धर्म के लोग जब जुलूस आदि निकालने लगते हैं तो इस बात पर भी विवाद हो जाता है। हालांकि यह सब लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और ये हमारे लिए भी सही नहीं है, लेकिन इन कारणों का निपटारा जो है वो सरकार को करना होता है। साथ ही नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। अब नदियों को तो पता नहीं है कि कौन सा राज्य कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, वो तो बस बह रही हैं। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहा विवाद, तो यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि कावेरी जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के बीच हो रहा है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और लोगों को लगता है कि यह प्रश्न कहां से पूछ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सभी प्रश्न NCERT से पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए।
दोनों राज्यों को अपनी जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है और इसी वजह से विवाद होता है। देखिए, इसे हम लोग मैप की सहायता से समझेंगे। देखिए, यह मैप जो है इसमें दक्षिण भारत को दिखाया गया है केवल। देखिए, यहाँ पर यह कर्नाटक राज्य है और यह हमारा तमिलनाडु राज्य है। यहाँ से जो नदी बहती है कावेरी, वो तमिलनाडु से होते हुए इधर आती है। अब यहाँ पर क्या है, कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध यहाँ पर बनाया गया है और कर्नाटक जो राज्य है वो उठा हुआ है यानी उभरा हुआ है। कह सकते हैं कि यह क्षेत्र ऊंचा है और तमिलनाडु जो है वो नीचे है यानी नीचा क्षेत्र है। अब पानी जब भी आएगा तो बहकर इधर ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर इसे बांध बनाकर रोक लिया जाए तो तमिलनाडु में जो मेटूर बांध है यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है और इसी वजह से विवाद होता है। और इसलिए केंद्र सरकार जो है वो इन विवादों को निपटाने का प्रयास कर रहा है और यह विवाद आज से नहीं बल्कि लगातार 30 सालों से जारी है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। और साथ ही कभी कभी आपसे बांध का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो कृष्ण राजा सागर बांध जो है वो कर्नाटक में है और किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर। साथ ही मेटूर बांध भी है, वो कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और किस नदी पर है, तो यह भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है समानता एवं न्याय। अब देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वो क्या है, वो है कि हमें समान अधिकार मिले हैं यानी समानता का अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिला है। साथ ही हमें न्यायपूर्ण तरीके से भी रहने का अधिकार है, हमारे साथ न्याय हो। यानी जैसे कि समानता का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है और इसकी सुरक्षा जो है वो स्वयं संविधान करता है। अगर किसी को लग रहा है कि उसके समानता के अधिकार का हनन हो रहा है तो वह स्वयं जाकर उच्चतम न्यायालय में यह बात अपील कर सकता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। और देखिए, साथ ही साथ न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब इस चीज में समझना जरूरी है न्याय और समानता क्या है। समानता यह है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव न किया जाए। लेकिन अगर हम देखें, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कुछ विशेष जाति के लोग होते हैं या फिर महिलाओं की अगर हम बात करें तो इन्हें कई सालों से दबाया गया है और इस आधार पर अगर हम उनके साथ समानता का बर्ताव करते हैं तब यह उनके लिए न्याय संगत नहीं होगा और इसीलिए इसी न्याय की अवधारणा के अंतर्गत उन्हें आरक्षण दिया गया है। और कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि लड़कियों का फी जो होता है वो थोड़ा कम होता है, उन्हें अन्य छात्रवृत्ति आदि दी जाती है। तो इसका जो सेंस है वो यही है, न्याय है, ताकि उन्हें भी न्याय मिल सके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।